माता यदि धरती है तो पिता आसमान है। वो आसमान जो बच्चों को अपनी छाया तले समेटे रहता है, उसे धूप हवा पानी देता है, और उसी आसमान का सर से हट जाना कितना कष्ट भरा हो सकता है, अब अधीश को अच्छी तरह से समझ आ रहा था। और शायद यही बात थी कि वो विशाल से बातचीत करने के लिए राजी भी हो गया था। कहीं ना कहीं उसे विशाल के लिए बुरा लग रहा था। वो उसे समझाना चाहता था, शायद माफी भी मांग लेता, लेकिन विशाल शायद इन कोमल भावनाओं को बिल्कुल भूल चुका था। उसके मन में बस एक ही शब्द बार बार गूंजता था, बदला बदला बदला, अपने पिता की मौत का बदला। क्या अधीश उसे समझा सकेगा? क्या विशाल अपनी आंखों पर से नफरत की पट्टी हटा पाएगा, या अपनी नफरत की आग में सब कुछ जलाकर राख कर देगा? सामंत रणधीर और वासुदेव गढ़ की सबसे ऊंची मीनार पर खड़े लेख नगर पर लगातार नजर बनाए हुए थे। अचानक उन्हें सीमा पर कुछ हलचल दिखाई दी। संग्राम, सीमा पर खड़े सेनापति को संदेश भेजो। रणधीर ने संग्राम से चिल्लाकर कहा, जो मीनार के नीचे घोड़े पर सवार खड़ा था। यह सुनते ही संग्राम घोड़ा दौड़ाते हुए सीमा की ओर दौड़ गया। रणधीर का अंदाजा ठीक ही था। जल्दी ही लेखनगर की सेना ने आक्रमण कर दिया। दोनों तरफ से हमले होने लगे और घमासान लड़ाई छिड़ गई। ये अब विशाल की सलाह पर ही हुआ था। उसने ही लेखराज से कहा था, जब तक अधीश और विश्वा हमारे कब्जे में रहेंगे, उनकी तरफ से कोई कुछ नहीं कर सकता। अधीश ही उनका प्रमुख और शक्तिशाली मांत्रिक है। उसके ना होने से वे लोग युद्ध में ज्यादा देर हमारे सामने टिक नहीं सकते। लेखराज एक पल के लिए झिझका जरूर था, लेकिन आखिरकार वो खुद भी तो यही चाहता था। उसने विशाल की सलाह मानी और हमला कर दिया। उधर विशाल किसी भी तरह अधीश पर काबू पाना चाहता था। हेमंत से उसने अधीश की अंगूठी छीन लेने को तो कह दिया था, लेकिन हेमंत की हिम्मत नहीं हुई। उसके बढ़ते हुए कदम रुक गए। पहले बताओ, मेरे पिताजी कहां हैं? अधीश ने कहा। उसकी आवाज में लाचारी और गुस्सा दोनों थे। विशाल जैसे उसे चिढ़ाते हुए बोला, अरे पहले तुम मुझसे तो ठीक तरह से मिल लो मित्र, फिर बाकी बातचीत तो होती रहेगी। देखो विशाल, पहेलियां बुझाना बंद करो और सीधे सीधे बताओ मेरे पिताजी कहां हैं। अब अधीश को क्रोध आ रहा था। ठीक है, पहले शांति से 2 पल बैठकर तुम्हारे पिताजी की जान का सौदा तो कर लें। विशाल बोला तो अधीश की आंखों में जैसे खून उतर आया। देखो तो हेमंत, मांत्रिक अधीश जी को क्रोध आ रहा है। विशाल ने कहा तो हेमंत भी उसी की तरह क्रूर हंसी हंसने लगा। ठीक है, मत बताओ, मैं खुद ही सब पता कर लूंगा, कहता हुआ अधीश आगे बढ़ा। इतनी भी क्या जल्दी है? कहते हुए विशाल आगे बढ़ा और एक जोरदार धक्का देकर अधीश को जमीन पर गिरा दिया। तुरंत ही हेमंत ने एक बंधक मंत्र पढ़ा और अधीश के हाथ पैर पत्थर की तरह कठोर हो गए। विशाल ने उसे खंबे से बांध दिया। अधीश को खंबे से बांधते ही हेमंत उस पर झपट पड़ा और उसकी तलाशी लेने लगा। विशाल, इसके पास तो कोई अंगूठी नहीं है, हेमंत चीख पड़ा। अधीश की अंगूठी के लिए ही तो वो ये सब कर रहा था। क्या अंगूठी नहीं है? विशाल ने कहा और अधीश के दोनों हाथ पकड़कर देखे और उसके बटुए तक को छान मारा, लेकिन अंगूठी कहीं भी नहीं थी। जरूर ये अपनी अंगूठी कहीं छिपा कर आया है, विशाल चिढ़कर बोला। लेकिन क्यों? तुमने तो कहा था मंदार के सभी छात्र अपनी अंगूठी हर समय पहनकर रखते हैं, हेमंत ने कहा। अब वो निराश होता जा रहा था। उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ नजर आ रही थी। विशाल समझ गया कि अंगूठी न मिलने के कारण हेमंत कभी भी उसका साथ छोड़कर जा सकता है। वो बात बनाता हुआ बोला, अभी नहीं लाया तो क्या हुआ? अपने पिता के बदले ये अंगूठी तो क्या अपनी जान भी देगा। ये सुनकर हेमंत के चेहरे का तनाव कुछ कम हुआ। हेमंत, अब तुम अपना काम शुरू करो, फिर हमें विश्वा को भी तो ठिकाने लगाना है, विशाल ने दुष्टता से कहा तो अधीश की रीढ़ की हड्डी पर झुरझुरी दौड़ गई। हालांकि वो मजबूर था, ना कुछ कह सकता था ना ही कर सकता था, इसलिए उसने चुपचाप रहना ही उचित समझा। वैसे भी शांत दिमाग से ही वो यहां से निकलने की कोई योजना बना सकता था। हेमंत ने अपने 2 और साथियों को वहां बुला लिया और वो जमीन पर बैठकर
बीच में आग जलाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगे। अधीश समझ गया कि ये लोग किसी तरह का तंत्र प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन किस लिए? इस तरह अधीश को बांध कर रखे हुए सारी रात बीत गई। प्रकाश नगर की सीमा पर युद्ध भी बंद हो गया था। लेखराज सोच रहा था कि अधीश के न रहने से वो आसानी से जीत जाएगा, लेकिन सामंत रणधीर ने उसे कड़ी टक्कर दी थी। वासुदेव और पाणिक ने तो युद्ध का पूरा रुख ही बदल कर रख दिया था। एक ही दिन के युद्ध में लेखराज की आधी सेना साफ हो गई थी। लेखराज ने कुछ सैनिकों को लेखनगर भेजा ताकि और सेना बुलवाई जा सके, साथ ही विशाल के लिए संदेश भी। सामंत लेखराज ने आपके लिए संदेश भेजा है श्रीमान। उनका कहना है कि आप जल्दी अपना काम समाप्त कर लीजिए। युद्ध में हमारी सेना कमजोर पड़ रही है और हो सकता है कि हम हार जाएं। दूत ने विशाल को संदेश सुनाया तो विशाल ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। ठीक है, मामा जी से कह देना बस एक दिन का समय और दे दें, फिर मैं सब ठीक कर दूंगा। दूत ये संदेश लेकर चला गया और विशाल हेमंत से फिर बोला, और कितना समय लगेगा? हेमंत ने सर हिलाकर कहा, इतनी जल्दी नहीं विशाल, ये बहुत ही शक्तिशाली तंत्र विधि है। जल्दबाजी में ये गलत हो गई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। अधीश उन दोनों की बातें सुन रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगले दिन वे लोग उसे वहीं बांधा हुआ छोड़कर कहीं चले गए। हेमंत ने उसके चारों तरफ नमक से एक रेखा सी बना दी थी। उसके कारण उसकी मानसिक क्षमता भी काम नहीं कर रही थी और ना ही वो कोई मंत्र पढ़कर अपने को आजाद कर सकता था। पूरी ताकत लगाकर उसने जंजीरें तोड़ने का प्रयास किया। छन छन एक आवाज हुई। उसने जो कड़ा पहन रखा था वो जंजीरों से टकरा रहा था। विशाल और हेमंत ने उसे कोई साधारण आभूषण समझकर उस कड़े पर विशेष ध्यान नहीं दिया था। वैसे भी उस पर बने हुए संकेत चिन्ह हर किसी को नहीं दिखाई देते थे। उस कड़े की आवाज सुनकर अधीश एक एक कर सभी संकेत चिन्हों को अपने मन में दोहराने लगा और कुछ ही देर में वो गहरे ध्यान में चला गया। इधर युद्ध में सामंत रणधीर की सेना लेखनगर की सेना पर भारी पड़ रही थी। किसी भी समय लेखराज को पीछे हटना पड़ सकता था। वो किसी तरह से युद्ध भूमि से निकला और विशाल के पास पहुंचा। विशाल उस समय महल के मुख्य दरवाजे पर ही खड़ा था। जैसे ही लेखराज अंदर जाने लगा, विशाल ने उसे रोक दिया। आप अभी अंदर नहीं जा सकते मामा जी। अच्छा, लेकिन जो भी तुम करना चाहते हो जल्दी करो, क्योंकि हमारी शक्ति कम होती जा रही है। जनता हमसे जवाब मांग रही है कि यह युद्ध क्यों हो रहा है, और ऐसा ना हो कि उससे पहले ही राज्य की जनता ही विद्रोह कर दे। लेखराज ने कहा, कुछ देर और मामा जी, उसके बाद आप खुशी खुशी विश्वा और अधीश के जीवन का सौदा कर सकते हैं। विशाल मुस्कुराते हुए बोला। लेखराज को खीज हो रही थी, लेकिन उसने विशाल से कुछ नहीं कहा। उसी दिन युद्ध का फैसला भी हो गया। वासुदेव और पाणिक के सामने बड़े बड़े योद्धा नहीं टिकते थे। ये तो एक साधारण से सामंत की सेना थी। आखिरकार लेखराज को हार माननी ही पड़ी और उसकी सेना पीछे हट गई। लेकिन सामंत रणधीर की सेना अब भी लेखनगर पर अधिकार नहीं कर सकती थी। उनका पहला उद्देश्य विश्वा का पता लगाना था। अब लेखराज सामंत रणधीर के घर में सर झुकाए बैठा था। लेखराज, अब भी समय है, साफ साफ बता दो कि विश्वनाथ पुरोहित कहां है और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। सामंत रणधीर ने कहा, मुझे सिर्फ इतना पता है कि नागेश के यहां से उसी रात विशाल विश्वनाथ को लेकर मेरे महल में आया था, लेकिन अगले दिन वो उन्हें लेकर कहीं और चला गया। लेखराज बोला, कहां लेकर गया वो विश्वाजी को? वासुदेव ने चिल्लाकर पूछा। मुझे नहीं पता, लेखराज बोला। बहुत पूछताछ के बाद भी जब लेखराज ने कुछ नहीं बताया तो वासुदेव ने फैसला किया कि अब वो उसके महल में जाएगा। उधर अधीश ध्यान में डूबा उस जंगल में पहुंच गया जहां वो मृगांक से मिला था। मृगांक, मेरी सहायता करो। अधीश के मुंह से निकला और अगले ही क्षण उसकी आंखें खुल गईं। लेकिन उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके सामने मृगांक खड़ा था। अधीश, तुम यहां कैसे पहुंचे? कहते हुए मृगांक आगे बढ़ने लगा तो अधीश ने उसे रोक दिया। आगे ये नमक की रेखा किसी तंत्र के लिए बनाई गई है, इसे पार मत करना। मुझ पर कोई तंत्र काम नहीं करता मित्र। प्रकृति के ऊपर कोई जादू नहीं चलता और मैं प्रकृति के रक्षकों में से हूं। मृगांक बोला और नमक की वो रेखा मिटाकर
सीधे अधीश के पास आ गया। उसके हाथ के एक ही इशारे से जंजीरें टूटकर बिखर गईं और अधीश आजाद हो गया। अधीश ने आगे बढ़कर उसे कसकर गले लगा लिया और संक्षिप्त में सारी बात बताई। चलो अब मिलकर विश्वाजी को खोजते हैं, मृगांक बोला और वे दोनों उस कमरे से निकलकर पूरे महल में खोजने लगे। आखिरकार तहखाने में एक छुपी हुई जगह पर अधीश को विशाल और हेमंत मिल गए। बीच में आग जलाकर उस पर एक कटोरा रख रखा था जिसमें एक बड़ी कील जैसा कोई हथियार रखा हुआ था। शायद वे तब से इसी हथियार पर कोई प्रयोग कर रहे थे। उन्हें अधीश के आजाद होने का पता चल चुका था, लेकिन उसके साथ में किसी और को देखकर विशाल थोड़ा हड़बड़ा सा गया। लगता है तुम्हें अपने पिता की जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, विशाल बोला। बातचीत में समय बर्बाद मत करो, अधीश जाओ इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दो, बाकी बातें बाद में करना। मृगांक बोला तो विशाल सर से पैर तक से हर उठा। मृगांक के चेहरे में कुछ ऐसा था कि मित्रों को वो बहुत शांत और शालीन दिखता था, जबकि शत्रुओं को बहुत भयंकर। अधीश जैसे ही आगे बढ़ा, विशाल ने कटोरे में से वो कील उठाई और अधीश की गर्दन के पास घोंप दी। अधीश तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। मृगांक ने जब तक उसे संभाला, विशाल वहां से भाग चुका था। अब मृगांक ने घूर कर हेमंत की ओर देखा। हेमंत डर के मारे थर थर कांपने लगा। मृगांक ने हाथ के एक ही इशारे से उसका हिलना डुलना बंद कर दिया। बर्फ की तरह जमा हुआ हेमंत उंगली भी नहीं हिला सकता था। मृगांक ने फिर अधीश पर ध्यान दिया। मुट्ठी में फूंक मारकर कोई मंत्र पढ़ा और अधीश के चेहरे पर हाथ फेरा। तुरंत ही अधीश ने आंखें खोल दी। विशाल, विशाल कहां गया? उठते ही अधीश ने पूछा। भाग गया कायर, मृगांक बोला। तो अधीश ने अब हेमंत को देखा जो एक जगह पर स्थिर खड़ा हुआ था। विश्वाजी कहां है? मृगांक ने इतनी जोर से कड़क कर पूछा कि आवाज चारों ओर गूंज उठी। वो उनकी मृत्यु हो चुकी है, हेमंत हकलाते हुए बोला। यह सुनते ही जैसे अधीश की आंखों में खून उतर आया। उसने जाकर हेमंत की गर्दन पकड़ ली। अधीश, मूर्खता मत करो, हमें इसकी बात का विश्वास नहीं करना चाहिए, मृगांक ने धीमी आवाज से कहा। वो अधीश की बेचैनी समझ रहा था, लेकिन इससे आगे अधीश कुछ नहीं कह सका और उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। वो दोनों हाथों से अपना सर थामकर जमीन पर बैठ गया। अब मृगांक हेमंत के पास पहुंचा। सच सच बताओ विश्वाजी कहां है, वरना इसी समय तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। और हां, ये तुम्हारे जादू मंत्र मेरे ऊपर नहीं चलेंगे, समझे? मृगांक बोला। उसकी आंखों से जैसे आग निकल रही थी। हेमंत घबरा गया। मैं सच कह रहा हूं, विशाल ने विष देकर उन्हें मार दिया है, लेकिन उनका शरीर लीला नदी के बीच बने एक टापू पर छिपाकर रखा गया है। उसने जल्दी जल्दी सारी बात बता दी। अधीश अपनी जगह से उठा और एक जोरदार थप्पड़ हेमंत को लगा दिया। हेमंत की नाक से खून बहने लगा, लेकिन वो पलट के कुछ कर नहीं सका। मुझे माफ कर दीजिए मांत्रिक अधीश, मैं लालच में आ गया था। विशाल ने मुझे मंदार में प्रवेश दिलाने का लालच दिया था। मैंने विश्वाजी के साथ कुछ नहीं किया, वो गिड़गिड़ाते हुए बोला। मैं तुझे माफ कर दूं? मेरे पिता की हत्या की है तूने, अधीश चीखा। होश में आओ अधीश, अभी इसे मारकर कुछ हासिल नहीं होगा, आगे यही हमारे काम आएगा, मृगांक ने अधीश को समझाते हुए कहा। हां मांत्रिक अधीश, मुझे मत मारिए, मैं आपकी सहायता करने का वचन देता हूं। आपको उस जगह तक ले चलूंगा जहां आपके पिता का शरीर छिपाया गया है। हेमंत बोला। ठीक है हेमंत, लेकिन जिस पल तुम हमें धोखा देने का विचार भी मन में लाओगे, उसी पल मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, मृगांक ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, हेमंत धीरे से बोला। लेकिन अधीश अब भी बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। शायद अब तक वो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर सका था कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। कैसे खुद को संभालेगा अधीश? कहीं उसे लीला नदी के टापू पर ले जाना हेमंत और विशाल की कोई नई चाल तो नहीं है? और वो तंत्र वाला अस्त्र जो विशाल ने अधीश को मारा था, क्या उसका कोई रहस्य है? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियन सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।